तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिस पर हम बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल की। और हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति का। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसके अंदर हमने किसकी कार्यपालिका शक्ति की क्या कर ली? हमने बात कर ली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती है देखते हैं। अनुच्छेद नंबर हम पढ़ेंगे इसके अंदर कौन सा? 79 में दोस्तों लिखा है कि भारत की एक संसद होगी। क्या होगी? भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन व 3 अंग होंगे। और 2 सदन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। और 3 अंग राज्यसभा और लोकसभा में हम एक कौन कर देंगे? राष्ट्रपति को ऐड कर देंगे। तो क्या होगी? भारत की एक संसद होगी भारत में एक संसद होगी जिसके दो सदन व 3 अंग होंगे। कितने होंगे? क्या लिखा है इसमें? भारत में एक संसद होगी जिसके 2 सदन व 3 अंग होंगे। ध्यान रखना, संसद। आप कौन सा शब्द ध्यान रखोगे? सरला। एक सदन कौन सा हो जाएगा संसद का? राज्यसभा। दूसरा कौन हो जाएगा? लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। 2 सदन होंगे। और अगर 3 अंग की बात करें तो अंग कौन सा मिल जाएगा इसमें? राष्ट्रपति एक और ऐड हो जाएगा। तो क्या है? संसद के 2 सदन और कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 80। और 80 के अंदर हम किसकी करेंगे? 3 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 80 3 क्या करेगा? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे। क्या? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे? 12 सदस्यों को मनोनीत कर पाएंगे। और किस अनुच्छेद के तहत? 80 3 के तहत। और इन सदस्यों को क्या है? किस क्षेत्र के सदस्य होने चाहिए? तो इनका जो क्षेत्र है वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इनसे क्या होना चाहिए? संबंधित होने चाहिए। 12 सदस्य। तो 79 में हमने किसकी बात किया? भारत में एक संसद होगी जिसके 2 सदन व 3 अंग होंगे। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। और अंग के अंदर कौन सा शामिल हो जाएगा? राष्ट्रपति। 80 3 के अंदर लिखा है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और उनका क्षेत्र कैसा होगा? साहित्य। किन से संबंधित वो 12 सदस्य होंगे? वो किन से संबंधित होंगे? तो साहित्य से, विज्ञान से, कला और समाज सेवा से। और किसके तहत कर सकते हैं? आर्टिकल 80 3 के तहत कर सकते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331। और अनुच्छेद 331 में क्या लिखा हुआ है? यदि संसद में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिले तो राष्ट्रपति
लोकसभा में 2 अंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यदि संसद में अंग्ल भारतीय समुदाय को क्या अगर उचित प्रतिनिधित्व ना मिले तो कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? 2 सदस्यों को। और वो सदस्य कैसे होने चाहिए? अंग्ल भारतीय होने चाहिए। अब वर्तमान के अंदर ये समाप्त कर दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया है। किसके तहत कर दिया गया है? तो लोकसभा में यदि संसद में अंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिले तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंग्ल भारतीय को कितने भारतीयों को 2 अंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने मनोनीत कर सकते हैं? 2। और इसको वर्तमान में क्या निरस्त है? 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत क्या कर दिया? इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा प्रथम मनोनीत होने वाले अंग्ल भारतीय प्रथम मनोनीत होने वाले अंग्ल भारतीय कौन है? तो कौन है? फ्रैंक एंथोनी है। क्या नाम है इनका? फ्रैंक एंथोनी है। ठीक है, तो लोकसभा में प्रथम मनोनीत होने वाले अंग्ल भारतीय कौन है? फ्रैंक एंथोनी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आर्टिकल आएगा 85 और 86 और 87 को, इसको हम क्या करेंगे? एक साथ याद करेंगे। अनुच्छेद 85 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 85 में बात है 3, आर्टिकल 85 क्या लिखा हुआ है इसमें? राष्ट्रपति संसद के स्तर को आहूत यानी बुलाना व अवसान यानी समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के स्तर को आहूत यानी बुला सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। और इसके साथ क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग व विघटित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति संसद के स्तर को आहूत यानी बुला सकते हैं। संसद के जब भी स्तर को बुलाया जाएगा तो राष्ट्रपति बुलाएगा और उसको समाप्त भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और लोकसभा को भंग व विघटित कर सकते हैं। तो एक क्या करना? बुलाना, और एक समाप्त करना, और एक क्या है? लोकसभा को भंग करना। इसमें कितनी बात ध्यान रखनी है आपको? 3 बात ध्यान रखनी है। अनुच्छेद उसके बाद में आता है अनुच्छेद 86, और 86 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति संसद में संदेश संबोधित व अभिभाषण दे सकते हैं। अभिभाषण दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संसद में क्या दे सकते हैं? संदेश देना हो या अभिभाषण देना हो, क्या उन्हें संबोधित करना हो तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ये अभिभाषण देता कौन है दोस्तों? अभिभाषण देता राष्ट्रपति है। लेकिन इसको तैयार कौन करता है? इसको तैयार करता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल तैयार करता है, या मंत्रिमंडल क्या करता है? इसको तैयार करता है। तो क्या करता है? राष्ट्रपति संसद में संदेश संबोधित अभिभाषण दे सकते हैं, और इस अभिभाषण को देगा कौन? राष्ट्रपति दे सकते हैं, और इसको तैयार कौन करेगा? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल तैयार करेगी। अनुच्छेद की बात करूं उसके बाद में 87 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति
वर्ष की प्रथम बैठक, राष्ट्रपति वर्ष की प्रथम बैठक वह लोकसभा के गठन के बाद प्रथम बैठक में एक साथ संदेश या संबोधित कह सकते हैं हम, या अभिभाषण दे सकते हैं। तो क्या हमारे तीन अनुच्छेद एक साथ तैयार हो जाएंगे? कौन कौन से? आर्टिकल दोस्तों 85 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के जब भी स्तर को बुलाया जाएगा तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। जब भी उसे समाप्त किया जाएगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इसके साथ क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग यानी विघटित कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 85 में ऐड किया गया है। आर्टिकल 86 में क्या लिया कि राष्ट्रपति संसद में, जब संसद के अंदर कोई भी संदेश देना होता है या उसे संबोधित करना होता है या उसमें भाषण देने होते हैं तो कौन देता है? राष्ट्रपति। लेकिन जो राष्ट्रपति भाषण देता है ना, वो उसका खुद का नहीं होता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मतलब मंत्री परिषद जो उसको बोलेगी, मंत्रिमंडल लिख के देगी, मंत्री जो परिषद है जो चीज उसको लिख के देगी ना राष्ट्रपति को, वो क्या है? वो चीज ही वो बोलेंगे। ठीक है। 87 में क्या है कि जब भी कोई नया साल लागू होता है तो वर्ष की प्रथम बैठक या लोकसभा जब नई बनकर आती है तो उसकी जो प्रथम बैठक को एक साथ क्या कर सकता है राष्ट्रपति? संदेश, संबोधित और अभिभाषण, मतलब विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब दोस्तों उसके बाद में आता है आर्टिकल 99। 99 में क्या होता है? संसद के जितने भी सदस्य हैं, अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधित्व द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिलाता है? संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसके प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाती है। तो जितने भी संसद के सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका, अगर कोई राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि है तो वो क्या शपथ उनको दिला देंगे। उसके बाद अनुच्छेद की बात करते हैं हम। उसके बाद अनुच्छेद आएगा 102। कौन सा अनुच्छेद आएगा? आर्टिकल आएगा 102। उसमें क्या लिखा हुआ है? संसद के सदस्यों निर्हर्ताओं यानी अयोग्यता अयोग्यताएं, मतलब संसद के सदस्यों की निर्हरताएं यानी अयोग्यता क्या होगी? जब उनके हटाया जा सकता है संसद के सदस्यों को, या तो क्या हो जाए? वो पागल हो जाए। क्या? संसद का सदस्य कोई पागल हो जाए या फिर दिवालिया घोषित हो जाए। दिवालिया घोषित हो या फिर भारत का नागरिक ना रहे, भारत का नागरिक ना रहे, या फिर किसी भी लाभ के पद को ग्रहण कर ले। तो क्या संसद के सदस्यों के निर्हरताओं यानी अयोग्यताओं का जो आधार है, क्या है? का आधार क्या होगा? मतलब किसी भी सदस्य को अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो किस आधार पर किया जाएगा? या तो वो पागल हो गया हो, या उसे पागल घोषित कर दिया जाए, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या फिर वो अन्य देश की क्या नागरिकता को अपना ले तो भारतीय नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी, या किसी भी लाभ के पद को ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा? उसका अयोग्यता क्या है? उसकी योग्यता वो समाप्त हो जाएगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
उसके बाद में आता है आर्टिकल 103, अनुच्छेद 103 संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं का निर्धारण, कौन करता है? निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अयोग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसकी सहमति से? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। क्या कर सकता है वो? अयोग्यताओं का निर्धारण कर सकता है। कौन करेगा अयोग्यताओं का निर्धारण? राष्ट्रपति करेगा। और किसके परामर्श से करेगा? सिफारिश पर करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आधार पर करेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 108। और 108 के अंदर क्या लिखा हुआ है? संयुक्त बैठक। क्या लिखा हुआ है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाई जाती है? आर्टिकल 108 के तहत क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठकें बुलाई जाती है। जब क्यों बुलाई जाती है? देखो, जब संसद में किसी विधेयक को लेकर क्या? जब संसद में किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो क्या? अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक किसके अंदर है? आर्टिकल 108 के अंदर है। जब कोई विधेयक आए और दोनों सदनों के अंदर क्या मतभेद उत्पन्न हो जाए और उस विधेयक को क्या पारित करना जरूरी हो, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। बुलाता कौन है? बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। किसके द्वारा बुलाई जाएगी? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यह सबसे बड़ी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का कौन करता है इसकी अध्यक्षता? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उस टाइम नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ध्यान रखना, कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं आया हुआ है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। क्योंकि सभापति नहीं करेगा, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? आर्टिकल 108 के तहत। कब बुलाई जाती है? जब संसद में किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति क्या उन दोनों को एक साथ बिठाता है और उस क्या विधेयक को पारित करवाता है। तो उसकी अध्यक्षता जो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आया हुआ है तो उपाध्यक्ष, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का कौन कराएगा? उप सभापति कराएगा। तो अब ये बात होती है कि आज तक इस आर्टिकल 108 का कितनी बार प्रयोग हो चुका है? तो इसका प्रयोग हो चुका है आज तक 3 बार। मतलब संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई जा चुकी है? 3 बार बुलाई जा चुकी है। कब तक? 1961 के अंदर, 1978 के अंदर और 2002 के अंदर। तो हम बात करेंगे संयुक्त बैठक की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। कब कब बुलाई गई है? सबसे पहले दोस्तों बुलाई गई थी 1961 के अंदर। उसके बाद में बुलाई गई थी 1978 1978 के अंदर। और उसके बाद कब बुलाई गई थी? 2002 के अंदर। जो सबसे पहले जो किस विधेयक पर बुलाई गई
उस विधेयक का नाम क्या था? उस विधेयक का नाम था दहेज निषेध विधेयक। क्या नाम था? दहेज निषेध विधेयक। क्या नाम था? दहेज निषेध विधेयक। और दूसरा जो विधेयक था वो कौन था? डाकघर संशोधन विधेयक। और तीसरा 2002 के अंदर बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी आतंकवाद निरोधक अधिनियम। कब बुलाई गई थी? प्रथम बार 1961 के अंदर, दूसरी बार 1978 में, उसके बाद 2002 के अंदर। और पहले किससे संबंधित था? दहेज से संबंधित बात की गई थी, उसमें डाकघर संशोधन विधेयक पर बुलाई गई, और उसके बाद में आतंकवाद निरोधक अधिनियम बात की गई। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जो 1961 के अंदर दहेज निषेध जो विधेयक बुलाया गया था, इसके संबंध के अंदर राष्ट्रपति ने क्या बुलाई थी? संयुक्त बैठक बुलाई थी। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? एएस अयंगर। कौन करते हैं? इनका नाम है एएस अयंगर। और ये क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष थे उस टाइम। इन्होंने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद डाकघर संशोधन विधेयक है, उसके बाद में आता है के एस हेंगरे। के एस हेंगरे। और ये भी क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष थे। 1978 के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? के एस हेंगरे थे। और यहां पर 2002 के अंदर जो आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, इसके थे जीएमसी बाल योगी। और ये कौन थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के उपाध्यक्ष। ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। सॉरी, एक मिनट। इन्होंने की थी पीएम शहीद। पीएम शहीद थे लोकसभा के उपाध्यक्ष। और जीएमसी बाल योगी। बाल योगी क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और उस टाइम जब बुलाया जा रही थी तो उनके पद पर रहते क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किनकी? जीएमसी बाल योगी की। और उस टाइम उपाध्यक्ष कौन थे? पीएम शहीद थे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पीएम शहीद ने की थी। तो ये क्या? लोकसभा के अध्यक्ष है, मतलब अध्यक्षता। ये विधेयक है। कौन सा विधेयक किस संबंध के अंदर है? और ये है वर्ष, मतलब कब बुलाई गई थी। तो प्रथम संयुक्त बैठक कब बुलाई गई? 1961 के अंदर। किस विधेयक के तहत? दहेज निषेध विधेयक के विरुद्ध में बुलाई गई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? एएस अयंगर ने। क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। दूसरी बार कब बुलाएगी? 1978 के अंदर। किस विधेयक के संबंध में बुलाएगी? डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? के एस हेंगरे के द्वारा की गई थी। उसके बाद 2002 में किस विधेयक के विरुद्ध बुलाएगी? आतंकवाद निरोधक अधिनियम के जो लिए बुलाएगी। और इसकी अध्यक्षता की थी लोकसभा के उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन थे? पीएम शहीद थे। क्योंकि इस समय क्या है? जो लोकसभा के अध्यक्ष थे जीएमसी बाल योगी, इनकी क्या हो चुकी थी? पद पर रहते हुई मृत्यु हो चुकी थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर। और वीटो पावर किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को दी गई है, मतलब राष्ट्रपति कुछ विशेष शक्तियां हैं, वीटो पावर का इस्तेमाल कहते हैं जिसे, वो है आर्टिकल 111 के अंदर। अनुच्छेद 111 में क्या है? राष्ट्रपति को विधेयक के संबंध में, राष्ट्रपति को विधेयक के संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त है। विशेष शक्तियां मतलब जब लोकसभा या राज्यसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से जो पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति का वो उपयोग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को विधेयक के संबंध में विशेष शक्तियां, जिसके अंदर पहला क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है? स्वीकृत भी कर सकता है या फिर अस्वीकृत भी कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है या फिर उसे अस्वीकृत कर सकता है।
दूसरी शक्ति उसे पूर्ण विचार हेतु लुटा सकता है, मतलब उसे क्या कह सकता है, पुण्य विचार हेतु लुटा सकता है, पुण्य विचार हेतु लुटा सकता है। मतलब कोई अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास जो साइन हस्ताक्षर करने के लिए आते हैं तो राष्ट्रपति उनको कह देता है कि आप एक बार क्या है दोबारा ये प्रक्रिया चालू करवाओ, मतलब दोबारा ये क्या हो, इस पर पुनः विचार किया जाए। तीसरी शक्ति है अपने पास सुरक्षित रख लेना। तो इसके संबंध में क्या है, राष्ट्रपति तीन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति को विधेयक के संबंध में कितनी शक्तियां प्राप्त है, तीन। पहला क्या कर सकता है, वो स्वीकृत कर सकता है, मतलब हाँ कर सकता है, सीधा हस्ताक्षर करेगा और उनको दे देगा। दूसरी शक्ति क्या है, वो उनको क्या एक बार पुण्य विचार है तुम लौटा सकता है, एक बार क्या करो आप इस पर विचार फिर करो, ठीक है। या फिर अपने पास सुरक्षित रख सकता है, ना तो इसके अंदर वो साइन करेगा ना उसे क्या करेगा पुण्य विचार हेतु भेजेगा, वो क्या करेगा इसको अपने पॉकेट के अंदर रख लेगा। तो इसे क्या कहते हैं, पॉकेट विट्टो भी कहते हैं। तो अपने पास है सुरक्षित रख लेना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 123 अध्यादेश। अध्यादेश जारी कौन करता है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद आर्टिकल 123, आर्टिकल दोस्तों 123 में क्या लिखा हुआ है, जब संसद का क्या स्तर नहीं चल रहा हो, मतलब विश्रांत काल के अंदर हो और कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि क्या अब विधेयक बनाना जरूरी है, तो संसद को स्तर होने में क्या टाइम लगेगा, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, क्या कर सकता है अध्यादेश के जरिए क्या कर सकता है कोई विधेयक बना सकता है, मतलब कानून बना सकता है अस्थायी रूप से। वो बाद में लागू भी रह सकता है नहीं भी रह सकता है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें क्या है अध्यादेश। कौन सी शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो, जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो, अर्थात विश्रांति काल में हो एवं देश में अचानक कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो अर्थात विश्रांति काल में हो एवं देश में अचानक कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये अध्यादेश जब संसद की स्तर कब तक लागू रह सकता है, ये अध्यादेश 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह है या 6 माह तक लागू रह सकता है। लेकिन संसद के सत्र के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक ही लागू रहता है, 6 सप्ताह तक ही लागू रहता है। क्या है अध्यादेश में किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 123। जब संसद का स्तर नहीं चल रहा हो अर्थात विश्रांति काल में हो एवं देश में अचानक कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये जो अध्यादेश जारी कर सकता है ना, ये 6 सप्ताह तक भी लागू रह सकता है या फिर 6 माह तक। लेकिन जब स्तर चालू हो जाता है ना संसद का, तो उसके बाद कितने दिन तक रहेगा, ये 6 सप्ताह तक ही रहेगा। कितने दिन तक रहेगा, 6 सप्ताह तक ही रहेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अध्यादेश की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 123 के अंदर।
अब क्या है, कुछ आयोग है जिनका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग। क्या है 280, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 148 के तहत क्या करेगा, केंद्रीय केग का गठन करेगा। और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग का गठन करेगा। संघ लोक सेवा आयोग का गठन। केग मतलब नियंत्रक मालिका परीक्षक होता है, और केंद्रीय वित्त आयोग नियंत्रक मालिका परीक्षक यानी केग हो गया। और अनुच्छेद 315 के तहत किसका गठन करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे। अब इनके जो रिपोर्ट देते हैं, इसकी रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो 280 के तहत इसका क्या गठन है, और रिपोर्ट देगा 281 के तहत। किसके तहत, 281। केग का गठन होता है 148, ये रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को 151। अनुच्छेद ये क्या है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 181 के तहत और अनुच्छेद 151 के तहत। 315 में क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है, और ये अपनी रिपोर्ट देता है किस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति को देता है 323 के तहत। मतलब ये तीनों हैं जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति इसको किसमें रखेगा, संसद में पेश करेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति पेश किसमें करेगा, संसद के अंदर करेगा। तो किस कौन से आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 280। किस आर्टिकल के तहत, 280। केंद्रीय वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट देता है किस आर्टिकल के तहत, 281 के तहत। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। कौन सी रिपोर्ट, वार्षिक, पूरे एक वर्ष की रिपोर्ट। और राष्ट्रपति कहां पर जमा कराएगा, ये संसद के अंदर जमा कराएगा, ध्यान रखना। 148 आर्टिकल 148 के तहत किसका गठन किया जाता है, केंद्रीय नियंत्रक मालिका परीक्षक, मतलब केग। और केग अपनी रिपोर्ट देता है आर्टिकल 151 के तहत किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहां पर जमा कराएगा, संसद के अंदर जमा कराएगा। अनुच्छेद की बात करूं तो 315 में किसका गठन होता है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन। किसका गठन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन। और ये 323 आर्टिकल के तहत रिपोर्ट अपनी किसको देता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहां पर देता है, इसको संसद में जमा कराता है। अब दोस्तों कल हम बात करेंगे किसकी, न्यायिक शक्ति की। न्यायिक शक्ति की हमने दो शक्तियों की बात कर ली है, कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति। अब हम कल बात करेंगे न्यायिक शक्ति, मतलब राष्ट्रपति कौन कौन से न्याय कर सकता है, न्यायिक शक्तियां किस मामले के अंदर इसको अधिकार प्राप्त है। तो मिलते हैं कल। आशा करता हूं कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, दोरना पीसीएस को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।